हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से इस लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइए। फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वन लाइनर यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ये रहने वाला है। वैसे हमने आपको 6 पार्ट जो है कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस सेट आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये पूरा अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय समाप्त होगा, फिर आपको 3-4 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो भी अनसॉल्व्ड आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब इसको लेकर आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए, आप सभी जल्दी से लाइव सेशन के साथ जुड़ जाइए। और आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ओनली 2 वीडियोज़ में ही आपके सारे लघुत्तरीय प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट वाले हैं आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाए। और बाकी जो आपने 6 वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, या फिर आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। सीटेट का नोटिफिकेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा भी देरी होता है तो अगस्त में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न है अभी आप सभी के स्क्रीन पर। आंसू के रचयिता कौन है? जो कि सबसे पहले तो आप सभी को एक बात और पता होनी चाहिए, आंसू जो है ये आपका एक महाकाव्य है, काव्य है, ठीक है। और इसके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ दी जाए, तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि आप सभी को रचयिता प्लस जो भी इनके जीवनी से रिलेटेड भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके परीक्षा में। तो अगर हम इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं, तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1879 ईस्वी को, ठीक है। 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? तो जयशंकर प्रसाद का। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि हमारे यूपी में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु जो है इनका 1937 ईस्वी में। यानी कि ये कितने साल जिए, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लगभग 38 साल इन्होंने जी लिया है ना। उसके बाद से इनकी लाइफ समाप्त हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स बातें जो कि आप सभी के लिए मायने रखता है। ये इन्होंने उपन्यास भी मतलब उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखे हैं और कविता भी लिखते हैं, ठीक है। और हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन तीनों भाषाओं का जो है इन्हें नॉलेज है। और इन तीनों भाषाओं में इन्होंने सारी बातें जो है, मतलब सारी कविताएं, जो भी नाटक हैं, इन्होंने मेंशन करा है, ठीक है। अब इनकी इम्पोर्टेंट कुछ और, जैसे आशु हो गया, कमायनी सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि महाकाव्य है, लहर हो गया, झरना हो गया, अजातशत्रु, आकाशदीप, तितली, ध्रुव स्वामी, कंकाल, विशाख, चित्रधारा। तो ऐसे बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी बोल रही है कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर आप मान के चलिए सारी प्रक्रियाएं हो गई है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है, और 15 अप्रैल के बाद जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा कि इस बारी आप सभी का बैक ना लगे, और जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर क्लियर करते हैं, फिर आपको थोड़ा टाइम देकर और पीएनपी पे दबाव डाला जाएगा ताकि जल्द से जल्द फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराएं, ताकि आप सभी नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकें, ठीक है। कृति श्रीवास्तव मैम, मैथ की क्लासेस आपको आज 9:30 बजे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिलेबस आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है, और बाकी पीछे त्यौहार था तो इस वजह से भी थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। आई होप कि आपको जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है प्रश्न, आकाश से तारे तोड़ लाना, मुहावरे का अर्थ
क्या होता है? आप इसको वाक्य में प्रयोग करके बताइएगा। और ये बीटीसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, आकाश से तारे तोड़ लाना। आपने बहुत सारे फिल्मों में भी ये सुना होगा, यानी कि असंभव कार्य करना। कोई बोलते हैं ना कि हम आपके लिए आकाश के जो है तारे तोड़ लेंगे, है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वहाँ पे प्रयोग कि भारत की क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं, और आप सभी को पता ही है कि जल्द ही भारत पाक की जो भी सीरीज है वो होने वाली है ना, अगस्त तक आई थिंक। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और बाकी हमने आप सभी को मुहावरे प्लस लोक युक्तियों से रिलेटेड आप सभी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं पूछा जा रहा है, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? महाप्राण के रूप में बीटीसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स सेशन अगर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक करते चलिएगा। और आप सभी के लिए ही मेहनत की जा रही है, क्योंकि हमें भी पता है कि आप सभी को बहुत इन दिनों आलस आ रहा है। तो सोचिए हमें भी आ रहा होगा, लेकिन आप सभी के लिए बस प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही आप सभी के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही कहा जाए, मानसिक तनाव। तो चलिए, तो बिल्कुल यहाँ बोल रही है निराला जी। अब देखिए फ्रेंड्स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में अगर आपको कुछ पता होगा तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट उनकी कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, है ना, और जो भी जिस भी ग्रुप में है, हम चाहेंगे कि आप शेयर कर दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से अगर बात यहाँ आई है, महाप्राण कवि हैं। अगर पूछ दें इनका जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो 21 फरवरी 1900, आप बताइए, सॉरी, आप निराला जी का जो जन्म बताइएगा। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 अक्टूबर 1961 में आई थिंक इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1961 में, ठीक है, 1961 में। और वहीं अगर बात आ जाए कि ये किस पीरियड के कवि थे, किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के ये कवि थे, जो कि 4 स्तंभों में ये एक माने जाते थे, है ना। और इनकी 62 वर्ष में लगभग इन्होंने अपनी लाइफ जिया है, 62 वर्ष। ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेखक भी थे, कहानीकार भी थे, कवि भी थे, उपन्यास भी लिखा इन्होंने, और तो और निबंधकार भी थे। ठीक है। और साथ ही इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, विशिष्ट सेवा पद का, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। और एक महाप्राण कवि थे। और इनकी पहली कविता आई थिंक 1920 में आई थी। इनकी पहली कविता जो है 1920 में आई थी, वो थी जन्मभूमि। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक नहीं बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था। और ये खड़ी बोली को जो है मतलब मुख्य मानते थे, प्रधानता देते थे खड़ी बोली को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ मेनका यादव बोल रही हैं, झरना हो गया, अनामिका हो गया, श्रृंगार हो गया, तुलसीदास बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो तुलसीदास के जो लेखक हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न आप सभी का 4 है, उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो फ्रेंड्स, उत्साह और चितेरा, उत्साह को हम अब वर्तमान समय में जो बदला हुआ रूप है वो क्या है, इसका तद्भव तत्सम रूप लिखने को बोला है। तो उत्साह का उत्साह हो जाता है, चितेरा का चित्रकार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को हम तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब कैसे, जैसे कि अगर हम कोई भी वर्ड लें, जैसे आपका इंद्र, यहाँ आपका इंद्र प्लस अड़, ये क्या है, ये आपका तदित है। ठीक है। तो ये प्रत्यय यानी कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को हम तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक और वर्ड ले आप सभी के सामने, वैद। वैद को हम कैसे लिखेंगे, तो विद्या, विद्या प्लस अड़,
और ये बहुत हलंत जो लगाना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मिलकर क्या हो जाएगा तो वैध हो जाएगा। तो उसे ही हम तदित प्रत्यय कहते हैं और यही आप सभी से पूछा गया है कि तदित प्रत्यय कहते किसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6, कुलीन महिमा कौनते में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय आपका क्या लगता है, बाद में लगता है, उपसर्ग आप सभी का पहले लगता है। तो कुलीन, कुलीन में आपका इन प्रत्यय है, महिमा में आपका इमा प्रत्यय है, ठीक है, और प्रत्यय में आपका ए प्रत्यय है, ए प्रत्यय। तो यही आप सभी से पूछा गया है कि कुलीन, और ऐसे ही प्रश्न आप सभी के परीक्षा में पूछा जाएगा। अब प्रत्यय और समाज से रिलेटेड आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए वन लाइनर जो प्रश्न है वो आप सभी को एक लाइन में ही लिखना है, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है। अगर आप सेपरेट तरीके से लिखेंगे तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आप सभी का जो नंबर है वो काटेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोकिल एवं कुप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है, कोकिल एवं कुप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो कोकिल का शब्द का आप रिसेंटली क्या कहते हैं, तो इसे कोयल कहते हैं, ठीक है, और कुप को हम कुआ कहते हैं। अब तो ये इसका बदला हुआ रूप है और यही आप सभी से पूछा गया है यहाँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है। जैसे हम कहीं कहीं कि आह कितना अच्छा है, या फिर वाव कितना, वाव भी आता है तो ये आपका आता है। तो ये कौन सा चिन्ह है, यही आप सभी से पूछा गया। तो ये आप विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और आपके जो भी विराम चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी को अलग वीडियो में भी जो भी विराम चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न है। नेक्स्ट है लोक युक्ति किसे कहते हैं। अब हमने जब मुहावरा और लोक युक्तियों के बारे में जाना था तो आप सभी को एक बात पता होना चाहिए, जो आपका ये लोक युक्ति है वो स्वतंत्र रूप से यानी कि किसी के भी अधीन नहीं है, ये अकेले यूज हो सकता है। लेकिन वही मुहावरों की बात करें तो वो स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें जब तक कोई वाक्य न जोड़ा जाए। तो लोक युक्ति है यानी कि कहावत, जैसे आपके गांव घर में भी कहते रहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ बोला गया है कि कहावत या लोक युक्तियों के पीछे कोई लोक कथा या फिर घटना होती है जिससे निकली बात लोगों की जुबान पर नहीं चलती है कि वह लोक युक्तियाँ यानी कि कहावत बन जाती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो देख सकते हैं इससे रिलेटेड भी आप सभी के प्रश्न बन सकते हैं, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा और वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 10 कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय के बारे में हमने आप सभी को बताया ही। देखिए उपसर्ग वो शब्दांश है जिसकी शब्द से यानी कि आप कह सकते हैं अगर कोई शब्द है उससे जो पूर्व लगने वाले वर्ड होते हैं हम उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो है शब्दांश के बाद में लगते हैं। अब कैसे लगते हैं, जैसे कि उपसर्ग, जैसे आपका अभिमान हो गया, ठीक है, अभिमान हो गया। तो अभि और मान में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अभी जो है ये आपका उपसर्ग है, यानी कि ये वर्ड के पहले लगा है तो ये हमारा उपसर्ग हो जाता है। जो भी शब्द कर लगा हो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका अभिमान हो गया, नियोग हो गया, नि जो है ये आपका उपसर्ग है। अधिकार हो गया, अधि जो है ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। आलेख हो गया, आ जो है ये आपका उपसर्ग है। उपकार हो गया, उप जो है ये आपका उपसर्ग है। तो ऐसे जो है ये आप सभी के उपसर्ग बनाए जाते हैं। तो आई होप कि अब आप इसका डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी बोल रही है कि मैम आपकी सारी प्ले लिस्ट आपको देखिए नहीं मिल रहा है, आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो सिंपली ऊपर ही है सारे प्ले लिस्ट, आप परेशान मत होइए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्लासेस तो अभी चली भी नहीं है क्योंकि रविवार को चलनी थी। कंप्यूटर और साइंस की क्लासेस ज़्यादा टाइम यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं मैराथन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि उसके लिए ओनली एक दिन ही टाइम है ना। है अध उपसर्ग के 5 शब्द बनाइए, देख सकते हैं अध उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। अध उपसर्ग लगाकर आप कमेंट्स बॉक्स में आपको जो भी पता हो आप बताइएगा। तो अभी देख
सर्व लगाकर 5 शब्द अधपका, अधकचरा, अधमरा, अधखिला, अधजला, है ना। तो ये ऐसे ही आप सभी के प्रश्न में जो है पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को सिर्फ देखना नहीं है, आप सभी कॉपी पेन लेकर लिखते चलिए, ताकि फिर से बाद में कोई नोट्स बनाने की झंझट आप सभी के सामने ना हो। और लिखेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे से आप सभी रिवाइज कर सकेंगे और फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों से जुड़ते हैं? देख सकते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग किन शब्दों से जुड़ते हैं? तो आप सिंपली कह सकते हैं उपसर्ग हो गया, तद्भव हो गया, देशज शब्दों से जुड़ते हैं, है ना। तो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग तद्भव, देशज और शब्दों से जुड़ते हैं। और ऐसे ही आप सभी के प्रश्न में जब डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा 1 नंबर का, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। और वही जहाँ आपने थोड़ा बहुत घुमाया, एग्जामिनर समझ जाएगा और उस नंबर का सही आंसर होते हुए भी कट कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिष्ठा तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो आप सभी सिंपली कह सकते हैं अधि जो है ये आपका उपसर्ग है, निरोग में अभी हमने बताया निर जो है ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। अल किस भाषा का उपसर्ग है? तो अल जो है, ये जो आपका अल है, ये आपके अरबी भाषा का उपसर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सभी का प्रश्न नंबर 15। जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है, अभी हमने कहा जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभिमान हो गया, नियोग हो गया, अधिकार हो गया, है ना। तो ये सारे जो है ये आपके उपसर्ग होते हैं, जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है। नेक्स्ट है प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो बाद में जुड़ते हैं, यानी कि जैसे पूजा, जैसे नए शब्द बना जैसे पूजा से अगर हम उसमें आरी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पुजारी हो जाएगा। तो जिससे नए वर्ड बन जाते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मानव से, अगर मानव है ऐसे सिंपल, अगर इसमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये और नया वर्ड बन जाएगा, मानवता हो जाएगा। ता जो है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे भिक्षुक है तो भिक्षुक, उसमें उक का प्रत्यय जोड़ेंगे तो भिक्षुक हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रत्यय बनते हैं, यानी कि शब्दांश के बाद में जुड़ने वाले शब्द जो नया शब्द नया रूप दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी इसे बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको भी बुला लीजिए, ताकि फिर से उनको बैक की दिक्कत ना झेलनी पड़े, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि बैक लगने पर कैसा फील होता है। नेक्स्ट, हिंदी में समास के कितने भेद हैं? चलिए फ्रेंड्स, आप सभी अभी आंसर करें, हिंदी में समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी सिंपली कह सकते हैं हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ सोनल सक्सेना ने आंसर करा है। अब देखिए, अगर मुख्यतः पूछे, अगर यही पूछ दे हिंदी में मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो 4 भेद बताएंगे, लेकिन यहाँ सिंपल पूछा है। ठीक है, हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आपका अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया और बहुब्रीहि समास हो गया। तो ये आपके 6 भेद आपके समास में पाए जाते हैं, और समास से रिलेटेड आप सभी को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर आप सभी का 18 है। चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? और इससे बाहर आप सभी को एक भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है, ये भी आप गांठ बांध कर रख लीजिए। ठीक है, तो चतुर्भुज और लंबोदर में आप सिंपली कह सकते हैं बहुब्रीहि समास है, और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो चाहे डीएलएड हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आप सभी का 19। शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो आप सिंपली कह सकते हैं तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 20। पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। पंच, त्रि अंकार हैं, तो ये आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानंद और सर्वोत्तम में कौन सा समास है? तो ये दोनों जो है आपके कर्मधारय समास है, परमानंद और सर्वोत्तम।
बोलते हैं ना कि वो बहुत सर्वोत्तम है ना, वो बहुत परमानंद देने वाला व्यक्ति है। तो इसमें क्या है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 22, भाई बहन तथा रुपया पैसा में कौन सा समास है, भाई बहन माता पिता, इसमें कौन सा समास है, इसमें डैश लगा है, आप देख सकते हैं। मैं टेट जैसे क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल हिंदी आपका, वो चाहे कंपटीशन हो या फिर आपका टेट हो, सी टेट हो या फिर डीएलएड की कोई भी सेमेस्टर की परीक्षा हो, हिंदी तो सेम ही आती है। द्वंद्व समास पूजा वर्मा कह रही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23, महापुरुष तथा मृगनयनी में कौन सा समास है, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कर्मधारय समास है ना। नेक्स्ट है विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी देखे होंगे, कभी भी हम लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्प विराम जो चिन्ह हमारा होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर अल्प विराम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 25, विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, विराम चिन्ह, क्योंकि ये आपके डीएलएड परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप सभी याद रखिएगा। अब आपके सवाल, मतलब आपके सामने भी ये सवाल उठना चाहिए कि हम बार बार जब कुछ भी लिखते हैं तो विराम चिन्ह का यूज क्यों करते हैं, ये समझने वाली बात। मान लीजिए हम कुछ भी डायरेक्टली बोलते जाएं, या आप सभी वीडियो देख रहे हैं ये वो, और कहीं भी हम स्टॉप ना हो, मतलब लगातार पढ़ते जाए, तो इससे कुछ आप सभी को समझ आएगा? आई थिंक नहीं आएगा। तो विराम चिन्हों का हम प्रयोग क्यों करते हैं, जहाँ भी हमें रुकना है, जहाँ भी हमें पूर्ण विराम लगाना है, यानी कि हमारा यहाँ ये वाक्य जो है खत्म हुआ, अब यहाँ से हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि भाव विचार को हम सरल तरीके से, सुबोध तरीके से समझ सकें, इसीलिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मैम दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, आप अपने फ़ोन का क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए। और लाइव सेशन में वैसे भी थोड़ा कम ही दिखता है, लेकिन आप अपना फ़ोन का जो क्वालिटी है उसे आप 240 या फिर 300 प्लस कर लेंगी तो आई थिंक सही दिखेगा। चलिए हम इसे और भी जूम आउट कर, आई थिंक अब करेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर आपका 26, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्रोध भाव के लिए नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने देखा वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना अच्छा खाना बना है, वाह तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी है, वाह ये वीडियो कितना अच्छा है, मतलब ऐसे जिसमें भी खुशी प्रकट हो। अब देख सकते हैं यहाँ उत्तर तो आप देख रहे हैं किस तरह से, क्रोध भाव के लिए नहीं होता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्रोध भाव के लिए नहीं होता, इसको डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए था कि खुशी प्रकट करने के लिए होता है। अब देखिए यहाँ सोनल सक्सेना क्रोध नहीं प्रकट करता है, विस्मयादि बोधक खुशी प्रकट करता है, आश्चर्य वाला है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्रोध भाव के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो ये आप अपना मतलब किसी भी चीज़ में आश्चर्यजनक जैसी बातें प्रकट करें, वहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपने ऐसे अरे में भी आपने देखा होगा, ये लगता है विस्मयादि बोधक, अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, अरे तुमने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, तो यहाँ सब जो है इसका यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27, पुष्प तथा बिजली शब्द का दो परिभाषित शब्द से रिलेटेड आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। मास्टर क्लास जैसे ही आपकी परीक्षा नज़दीक आती है, तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, और क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है, तो ज्योति आप जो है बस अभी जो भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है आप पढ़िए, बाद में आप सभी को मास्टर क्लासेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओनली मात्र आप सभी के रिवीजन के लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप सभी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मेहनत लगती है, और मेहनत बस आप सभी सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। तो पुष्प का परिभाषित शब्द फ्रेंड्स आप सभी बताइए।
तो देखिए फ्रेंड्स, पुष्प का पर्यायवाची हमने पहले भी बताया है, फूल, कुसुम, बिजली का पर्यायवाची। क्योंकि यहाँ दो दो बोला है तो दो दो ही आप सभी को लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ये नहीं कि आपको फूल का पर्यायवाची आता है और आपके परीक्षा में पूछ दिया गया तो आप 4-5 मतलब लिख ही डालो, तो नहीं, जितना पूछा गया है उतना लिखिए, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। बिजली का पर्यायवाची शब्द विद्युत हो गया, दामिनी हो गया। तमिल का पर्यायवाची अंधेरा होता है, ठीक है, आग मत लिख देना आप सभी, अंधेरा। नेक्स्ट है आप सभी का जीवन निर्वाह तथा बीड़ा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। यहाँ सोनी यादव जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया। सोनल सक्सेना मैम, आप बहुत अच्छी हैं, आप हम सबके। देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी अच्छा लगता है जब आप खुद अच्छे होते हैं, तो इसका भी क्रेडिट आपको ही जाता है ना। और देख सकते हैं जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास है और डीएलएड 2019 का, ये रिसेंटली का ही पूछा गया प्रश्न है। और ऐसे देखिए, पैटर्न आपका सेम यही रहेगा, पैटर्न जो है ये आपका सेम यही रहने वाला है। जैसे ये यहाँ इस नंबर पे, और ये आपको समझ जाएगा जब आपको बहुविकल्पी यानी जब आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे ना, तब आप जहाँ जिस प्रश्न का पैटर्न है वैसे ही आप सभी को देखने को मिलेगा भी, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। हो सकता है वहाँ कुछ पुष्प की जगह आपका आम पूछ दे, कुछ और पूछ दे, लेकिन प्रश्न सेम वही रहने वाला है, ठीक है। संस्कृत आपकी बृहस्पतिवार को आएगी, क्योंकि इस 3 दिन तो आपका हिंदी चलेगा। और दोपहर 3 बजे आपका सोशल साइंस, जो कि 50 नंबर का पेपर है, 5वां पेपर है। और रात 9:30 बजे आपकी मैथ की चलने वाली है। बाकी आपको बृहस्पतिवार को सुबह फर्स्ट पेपर, ठीक है, शिक्षण मूल्यांकन वाली, और सेकंड पेपर आपका समावेशी, और जो 9:30 बजे की क्लास होगी बृहस्पतिवार को वो संस्कृत की होगी। और रविवार को आपको कंप्यूटर और साइंस दोनों की क्लासेस ज़्यादा टाइमिंग की मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, जो थी रचना तो आप सभी को बता दिया जाएगा। जीवनी आज जो भी मुझे लेखक दिखे मैंने बता दिए हैं। हाँ, अगर आप कह रही हैं तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बहुत ही मतलब कम टाइम वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है, आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सिंपल प्रश्न, आग बबूला होना, ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। डीएलएड 2019 का ये पूछा गया प्रश्न है, हाल ही का प्रश्न है। तो देख सकते हैं आग बबूला होना यानी कि बहुत ही क्रोधित होना। कभी कभी हमारे घर वाले ही हम पर आग बबूला हो जाते हैं किसी गलती के कारण। तो यही आप सभी से यहाँ वाक्य में प्रयोग भी दे दिया गया है कि छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाना, है ना, बहुत क्रोधित होना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 30 है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। डीएलएड 2019 का प्रश्न है और सिंपली इसका एक ही फ्रेंड्स, आप अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछे तो ज़्यादा नहीं सोचना है। अब दिक्कत क्या हो जाती है ना, कभी कभी हम लोग जब भी परीक्षा देते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं ना, हम लोग मतलब पता नहीं क्या दिमाग में, बहुत सारे प्रशिक्षु भी ऐसा कर देते हैं, जो प्रश्न कर देते हैं उसको बार बार देखने आते हैं, बार बार देखने आते हैं कि सही है, और सही प्रश्न को फिर से हम गलत करके चले जाते हैं। और खासकर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में होता है, तो ये वाली गलती नहीं करनी है। अगर आपने किसी भी प्रश्न पर टिक कर दिया है, किसी को लिख दिया है, तो ये नहीं कि आप उसे बार बार आकर देखें, वहाँ से आप बैकआउट हो जाइए, ठीक है। तो आप सिंपली तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाया, अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है और बहुत ही प्रचलित है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट आप सभी के मन में नहीं होगा। ये भी डीएलएड 2019 का पूछा गया प्रश्न है। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो पर्यायवाची। अभी हमने बताया था, उपकार हो गया, उपभेद हो गया, प्रति जो कि उपसर्ग आपका जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो प्रतिपक्ष, प्रत्येक, प्रतिहार, तो ऐसे जो वर्ड हैं ये आपके उपसर्ग हैं, ठीक है। हाँ, ऐसी बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी ना, जो भी आपको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण याद हो आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। डीएलएड 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स अभी तक जिन भी प्रशिक्षुओं ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और डेली आप 11 बजे आपकी जो टाइमिंग है आप जोड़ सकते हैं,
है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी आंसर करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को सुमित्रानंद पंत जो कि बहुत जाने माने कवि हैं, और ये जो है आपके छायावादी युग के कवि हैं, आपको ये भी याद रखना है। और ये भी जो आपके 4 स्तंभ थे, जो निराला जी भी थे छायावादी के, और सुमित्रानंद पंत भी जो है आपके छायावादी के कवि हैं। अगर इनके जन्म के बारे में पास पूछे तो आपको लिखना है 20 मई, ठीक है, 20 मई 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी कौशानी में इनका जो है जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की पूछे तो प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी, कब, तो 1977 में, ठीक है, 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप सभी याद रखिएगा। और हाँ, इनको अवार्ड भी दिए गए हैं, यानी कि सम्मान भी दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है। कब दिया गया था, तो 1961 में, आप सभी याद रखिएगा, 1961 में दिया गया था। और हाँ, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रोवाइड किया गया है, कब, तो 1968 ईस्वी में, यानी कि 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और पद्म भूषण पुरस्कार जो है 1961 में इनको प्रोवाइड किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा, ठीक है, कि 1961 में इनको पद्म भूषण और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ये आप सभी को पता ही है कि हिंदी साहित्य कवि हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो जैसे बीड़ा हो गया, तुतली बोली, एक बालिका का उपहार जो कि बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है। तो कुछ ऐसी हैं जो कि आप सभी को याद रखना है, ग्राम्या हो गया, स्वर्ण धूलि हो गया, काला हो गया, बुढ़ा हो गया। तो ये सब कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुमित्रानंद पंत से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर आप सभी का 33 है, अभी आप सभी के स्क्रीन पर, जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देख सकते हैं वाक्यांश वाले आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके डीएलएड में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। 34, नीलकमल सी सुख प्रभा सरस सुधा से बांध पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। देख सकते हैं या आपको लिख दिया गया है कि नील सी मुख प्रभा सरस सुधा में बांध पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहले ही आंसर आ गया था। तो यहाँ आपका उपमा अलंकार होता है ना। तो फ्रेंड्स 34 तक, आज हमारा है 35। आकाश का चाँद हाथ आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देख सकते हैं यहाँ मुहावरा और लोक युक्तियाँ यानी कि कहावत से रिलेटेड आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आकाश का चाँद हाथ आना, यानी कि असंभव कार्य को संभव कर दिखाना, इसी को हम बोलते हैं आकाश का चाँद हाथ आना। और बीटीसी डीएलएड 2017 का ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है बीड़ा वादनी वर्दे, पंक्ति के रचयिता कौन है। बीड़ा वादनी वर्दे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो देखिए, ये भी बीटीसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और फ्रेंड्स, इनका एक और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम निराला है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी तो आया है, इनका ये भी बहुत प्रसिद्ध है, अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है। और एक और है, भेद खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, भेद खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनका जन्म पूछ दे तो 1899 आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। मृत्यु पूछ दे तो 1900 आपका 61 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। किस युग के, किस काल के कवि है, तो छाया युग, ठीक है, छायावाद, तो आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 37, चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास का जो है नाम लिखना है।
बीटीसी 2017 का ये पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं आपको जो वर्ड मिलेंगे थोड़ा कठिन मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी समझ जाते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था समाज से रिलेटेड आप सभी को एक अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे ये वन लाइनर और आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है तो, ठीक है? तो देख सकते हैं आप सिंपली कह सकते हैं चतुर्दिक में जो आपका है द्विगु समास है, और जो आपका यथाविधि है इसमें अव्ययी भाव समास है ना। नेक्स्ट है 12 बाट होना। इस कहावत, इस लोकयुक्ति का क्या अर्थ होता है? लोकयुक्ति जो है ये आपका स्वतंत्र होता है, मुहावरा जो है आपका स्वतंत्र नहीं होता है, उसमें वाक्य का प्रयोग किया जाता है। बाकी लोकयुक्ति देखिए दोनों में बस यही डिफरेंट है। और बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो 12 बाट होना यानी कि बंटवारा होना, जैसे कि आपके आसपास या फिर आपके घर में ही बंटवारा, तो इसी को हम कहते हैं कि 12 बाट होना यानी कि बंटवारा होना। राकेश अपने भाइयों से बाहर 12 बाट हो गया यानी कि अलग हो गया। प्रश्न नंबर आपका 39, त, थ, द और ध का उच्चारण स्थान बताइए। फ्रेंड्स देख सकते हैं जो भी आपके वर्ग है जैसे क वर्ग, च वर्ग, तो ये पूछा जा रहा है कि त, थ, ध और ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स आप बोल के देख सकते हैं त, थ, ध, ध, द, तो इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं? तो दांत का यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि उष्म व्यंजन कौन सा है। ये भी आप सभी का बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है उष्म व्यंजन से रिलेटेड, तो बताइएगा। तो आपका ये दंत वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 40, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ऐसे ही प्रश्न आप सभी के सेम रहेंगे। जहाँ जहाँ मतलब आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, प्रश्न आप सभी के सेम रहेंगे। हो सकता है आग और हाथी की जगह कोई और वर्ड दे दे, बाकी आपको तत्सम रूप ही पूछेगा, ठीक है। तो आग का तत्सम रूप अग्नि होता है, आप सभी को पता ही है, और हाथी का तत्सम रूप गज भी होता है, हस्त भी होता है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये आपका 1 नंबर का होगा, और आपको आंसर डायरेक्ट लिखना होगा, ये नहीं कि आपको घुमा घुमा कर लिखना है। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए प्रत्युपकार, है ना। उपकार के बदले अगर मतलब मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं और वो भी आपको जो है आपका मदद करता है, तो उपकार के बदले किए जाने उपकार को हम प्रत्युपकार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? बीटीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो अनौपचारिक भाषा का जो स्वरूप है वो अनिश्चित होता है, आप सभी याद रखिएगा। जो भी अनौपचारिक भाषा है और शिक्षा भी, अनौपचारिक शिक्षा पूछे तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है कि अनौपचारिक शिक्षा आपको कहाँ मिलता है, तो आपके घर मिलता है ना। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 43, जो कि अभी आप सभी के स्क्रीन पर है, कि देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी देशज शब्द होते हैं जिसकी मतलब उत्पत्ति तो हुई हो लेकिन हमें पता नहीं हो कि ये जो है किससे उत्पत्ति हुआ है क्या नहीं है, तो उसको हम देशज शब्द कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो वे शब्द जिसकी आपत्ति अज्ञात हो, अर्थात हमको ये ज्ञात नहीं है कि यह शब्द किस भाषा से लिया गया है ना। ये हमें ज्ञात ही नहीं रहता है कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, डिब्बा हो गया, खिड़की हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता ही है तद्भव तत्सम, तो जो संस्कृत यानी कि संस्कृत भाषा का बदला हुआ रूप, ठीक है। देख सकते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। पहले हाथ को हम हस्त कहते थे, है ना, आग को अग्नि कहते थे, आम को आम्र कहते थे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अब उसका जो वर्तमान में देखा जाए तो वो वर्ड चेंज हो गया है और ईजी हो गया है, तो उसे ही हम तद्भव कहते हैं, और तत्सम हम संस्कृत के वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं फिर से वही बात आ गई कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं और वे शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को मैंने बता दिया है। जैसे हस्त हो गया, अग्नि हो गया, आम्र हो गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 46, रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रूढ़ि शब्द जैसे आम हो गया, नाक हो गया, कलम हो गया, ये जो है रूढ़ि शब्द कहलाते हैं जो कि शब्द के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, जो किसी शब्द के योग से नहीं बनते हैं हम उसे रूढ़ि शब्द कहते हैं। प्रीति, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? लाइव सेशन में यही दिक्कत होती है। प्रश्न नंबर आपका 47, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, यौगिक शब्द जैसे छात्रावास हो गया, पुस्तकालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, यानी कि जो शब्दों का योग से बनते हैं, जैसे विद्याधनालय, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय। ठीक है, तो ये मतलब इसमें हम ये थोड़ी बोलेंगे आ प्लस म, तो ये मतलब ऐड करके कोई वर्ड नहीं बनता है, तो हम उसे रूढ़ि कहते हैं। और जो योग से बनता है, जो प्लस करके बनता है, संधि विच्छेद कह सकते हैं, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आपका 48, और यहाँ आप सभी का मुहावरा और लोकयुक्ति में अंतर देख सकते हैं, पूछा जा रहा है। और मैंने आपको बार बार कहा, और ये रिसेंटली पूछा गया है डीएलएड 2019 में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा क्या जा रहा है, मुहावरों एवं लोकयुक्ति में अंतर बताना है आप सभी को। तो यहाँ मुहावरा हो गया, यहाँ लोकयुक्ति हो गया, और ये इम्पोर्टेंट है आपके 2 नंबर। अगर आप यहाँ से अच्छे से क्लियर आउट हो जाते हो तो 2 नंबर एक प्रश्न पर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि मुहावरा और लोकयुक्ति में अंतर। सबसे पहले तो मुहावरा का जो है प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। आप कोई भी मुहावरा उठाकर देख लीजिए, कभी भी स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं होता है, वाक्यांश में होता है मुहावरा। ठीक है, बाकी लोकयुक्ति यानी कि कहावत हम डायरेक्ट बोलते हैं और उसका मतलब बहुत सारा हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लोकयुक्ति स्वतंत्र नहीं होता है, सॉरी, लोकयुक्ति स्वतंत्र प्रयोग होता है और मुहावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरा वाक्यांश है, लोकयुक्ति जो है एक वाक्य है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ लेने के लिए, देने के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो लोकयुक्ति है प्रायः अप्रस्तुत व्यंजनों के लिए ही होता है। ठीक है, मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, लेकिन लोकयुक्ति जो है फल से संबंध रखता है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं मुहावरा और लोकयुक्ति में। बस आप सभी 2-3 याद रख लीजिए, बाकी अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सरल वाक्य किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, सरल वाक्य का आप थोड़ा डेफिनेशन कमेंट्स बॉक्स में करिए, या फिर कोई वाक्य जो है आप कर सकते हैं। और जिन भी प्रशिक्षु ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, 1 सेकेंड लगेगा, है ना। और जिस भी ग्रुप में है आप शेयर कर दीजिए। 3rd सेमेस्टर की क्लास कल तो आनी थी लेकिन आ नहीं पाई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन फ्रेंड्स, आज पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी की क्लासेस जो है वो भी मैथ, और हम सोच रहे थे कि मैथ 7 दिन रहेगा, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। तो इसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए। तो देखिए, हम सरल वाक्य किसे कहते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बना रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपके सरल वाक्य हैं। बाकी आपने पढ़ा ही होगा सेंटेंस जैसे ये राम नहीं जाता है, राम नहीं खाता है, तो ये सारे जो है नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। लेकिन ये सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आप इसमें मतलब कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 50, कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन भी बनाए जाते हैं, मेरे जाने से पहले ट्रेन चली गई थी। तो ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वो नहीं गया।
आपको पढ़ना चाहिए अभी, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये सारे जो है ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। वह वाक्य जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक उपवाक्य और उपवाक्य संयोजक जैसे और, जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, ये सारे जो हैं ये आपके संयुक्त वाक्य में मतलब पहचान है, आप सभी याद रखिए। संयुक्त, और ये सिंपल ही है, आप सभी जब 2 वाक्य एक साथ प्रयोग हो तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अब देखिए हमने पहले फ्रेंड्स एक प्रश्न डिस्कस किया था, प्रश्न नंबर आप 51, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, तो आप सिंपली कह सकते हैं घर है ना। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जो क्या है वो घर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। स्वतंत्र लेखन से होने वाले बताइए। तो सबसे पहला लाभ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, स्वतंत्र लेखन से जो रचनाकार के अभिव्यक्ति का जो कौशल है उसका विकास होता है। ठीक है। और कल्पना करने की भी शक्ति का विकास होता है, और साथ ही फ्रेंड्स बौद्धिक विकास भी होता है, और साथ ही साथ कार्य में दक्षता और जो प्रवीणता है उस मतलब अधिक आती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं स्वतंत्र लेखन से कौशल का विकास होता है रचनाकार के अभिव्यक्ति को। ठीक है। कल्पनात्मक विचार होता विकास होता है, और साथ ही बौद्धिक भी विकास होता है। तो सिंपली आप सभी को ये तो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 53 है, प्र और शु उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द लिखिए। बीटीसी 2018 का ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप सभी परीक्षा को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए, 15 अप्रैल के बाद आपकी परीक्षा होनी तय है। हालांकि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे 4 वेरिएंट जो भी कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जी की बैठक की गई है, तो हालांकि उसमें कोई अभी नेगेटिव जो है साइन तो नहीं मिले हैं, तो उसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए। और अगर हम यहाँ बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय के, तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम थे वो कैंसिल किए गए थे, लेकिन 24 मार्च से होने थे। ठीक है, लेकिन कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन 29 तारीख से फिर से वो कंडक्ट कराया जाएगा और जल्द ही टाइम टेबल भी जारी किया जाएगा। तो और भी परीक्षाएं हो रही हैं, तो आई थिंक हमें लगता है कि डीएलएड की परीक्षा अब आगे नहीं टलेगी। बाकी फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी किस तरह से कार्य करते हैं, और सारा जो ग्रहण लगता है वो डीएलएड पे ही लगता है, और इसमें भी सच्चाई है। लेकिन अभी क्योंकि आपकी परीक्षा 3 दिनों में कंडक्ट करानी है, तो फ्रेंड्स हो जाएगी। ठीक है। बाकी आप सभी इसको लेकर परेशान मत होइए। नेक्स्ट है प्र और शु उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। प्र और शु, तो फ्रेंड्स प्र आपका जो है मतलब उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगते हैं, हमने पहले आप सभी को बता दिया है। तो प्र से बनाना है तो प्र मतलब प्रपौत्र हो जाएगा, शु अवसर और प्रनयन, सुगंध, ये जो है ये आपके सारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है। तो ये आपको वर्ड बनाने के लिए दे दिया गया है। नेक्स्ट है समुद्र शब्द के 4 परिवाची शब्द लिखिए। जलधि, सिंधु, सागर, आपका उधि। तो ये जो है बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है, तो आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप अभी प्रिपेयर हो जाइए। एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं एक दंत में आपका तत्पुरुष समास है, और नीलकमल में आपका कर्मधारय समास है। समास से रिलेटेड आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, बिल्कुल भी आप सभी को परेशान नहीं होना है। 56 नंबर का प्रश्न है, खाने के दांत और दिखाने के दांत कहावत का क्या अर्थ होता है। यानी कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। खाने के दांत और दिखाने के कुछ और बीटीसी 2018 का ये पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि आप बहुत सोचते हैं कि नहीं आज पढ़ेंगे, आज बैठेंगे पढ़ने, लेकिन ओनली आप सोचते हो, कहते हो, लेकिन करते नहीं हो। यानी कि खाने के दांत और दिखाने के और, तो कथनी और कहनी में करनी में अंतर होती है। जैसे वाक्य में प्रयोग भी दिया गया है, कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सर्वाधिक घोषणा करते हैं, किंतु अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति इकट्ठी करते हैं। सचमुच खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, देख सकते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बयान, ता चड्ढी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। फ्रेंड्स ये आपके परीक्षा में पूछा भी गया था, देख सकते हैं बीटीसी 2018 में, तो आप सिंपली कह सकते हैं कबीरदास, है ना। नेक्स्ट है, आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है।
यानी कि किसी के खिलाफ विरोध करना, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, विरोध करना। तो सिंपली इसका ये अर्थ होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर आप सभी का 59, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। समझाने को बोल रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत सारे वाक्यांश होते हैं जिसके माता पिता न हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो यही पूछ रहा है कि इसका अभिप्राय क्या है, ये आपको समझाना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप सिंपली बस ये समझिए, वाक्यांश का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसको इफ़ेक्टिव, थोड़ा रोचक बनाया जा सके, ठीक है, प्रभावी बनाया जा सके। और जैसे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक हो गया, ईश्वर में विश्वास न रखने वालों को हम डायरेक्ट नास्तिक बोलते हैं। तो ये आपका वाक्यांश का जो है अभिप्राय है। नेक्स्ट है, क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो फ्रेंड्स हम सिंपली कह सकते हैं क्रिया के 8 रूप होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आप सभी का 61 है, समाज किसे कहते हैं, तो दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप कर देना ही समास है ना। नेक्स्ट है, समास का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, शब्दों को संक्षिप्त यानी कि छोटी और सुंदर रूप में ही रखना समास का मुख्य कार्य है। जैसे मैंने मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य में गगन को जो है आप देख सकते हैं, चूमने वाली शब्दों के स्थान पर यदि समसामयिक शब्द यानी गगनचुंबी प्रयोग करेंगे तो वाक्य संक्षिप्त हो जाएगी और सुंदर भी लगेगा। मैंने मुंबई में गगनचुंबी इमारतें देखी। तो यहाँ ये कहा गया है कि सुंदर रूप और संक्षिप्त यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जो कि बड़े वर्ड होते हैं तो हम उसे समास के द्वारा सुंदर भी बना सकते हैं और संक्षिप्त भी बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है। ठीक है। हरिऔध का पूरा नाम क्या है देख सकते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है। उपनाम जो है इनका हरिऔध है और बीटीसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर आपका 64, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द। तो उन्नति आप सिंपली कह सकते हैं अवनति और कृपण का आपका दाता हो जाएगा। बीटीसी 2017 का ये पूछेगा प्रश्न है। नेक्स्ट है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का श्रावण हो जाएगा और पहले किसान को हम कृषक कहते थे और बीटीसी 2017 का ये पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स अभी आप सभी का जो है आप देख सकते हैं चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप तो फ्रेंड्स ये आपके सारे वन लाइनर प्रश्न जो कि 100% इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और 6 नंबर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 नंबर से 12 नंबर लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आपका बैक लग जाता है। और फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि बैक को लेकर आप सभी कितना परेशान है। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करिए और टारगेट यही मान के चलिए कि 20 के आसपास आपकी परीक्षा होनी तय है। ठीक है। यानी कि 15 अप्रैल के बाद बोला गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस पर कार्य कर रहे होंगे। ठीक है। बाकी आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करिए और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 3 बजे वाली क्लास में, और डिस्कस करेंगे सोशल स्टडी को लेकर। और बिल्कुल आप सभी को थ्योरी प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि हमने आप सभी को वन लाइनर प्लस मल्टीपल्स क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिया है। बचे अति लघुत्तरीय प्रश्न तो वो आप सभी को भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से थ्योरी पर चल रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा चैनल के साथ दोपहर 3 बजे।
और बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जैसे ये लाइव सेशन समाप्त हो आप कमेंट्स कर दीजिए, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो, और कल अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू सो मच, आप सभी इस लाइव सेशन के साथ जुड़े, ऐसे ही साथ बनाए रखें।